Hi everyone. In this lecture, I am going to discuss about the nucleophilic substitution in haloarenes. Actually, haloarenes are very less reactive or they are extremely less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. तो ऐसा ये इसलिए होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोवेरिन्स नॉर्मली नहीं देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, या फिर कह सकते हैं कि वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर ले लें कोई भी हैलोवेरिन, यहाँ पे सपोज करें कि क्लोरीन अटैच्ड है, दैट मीन्स हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं हैलोवेरिन में क्लोरोबेंजीन को। नॉर्मली हम लोग हैलोवेरिन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेंजीन रिंग और उससे अटैच्ड कोई भी हैलोजन एटम। तो हैलोवेरिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं हैलो अल्केन्स के कंपैरिजन में। एक्चुअली लेस रिएक्टिव होने के पीछे कुछ रीजंस हैं। वो ये है कि क्लोरीन एटम जो कि अटैच्ड होगा या कोई भी हैलोजन एटम जो अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से, उसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। रेजोनेंस का एक सी कंडीशन है कि लोन पेयर, सिंगल और डबल बॉन्ड अगर कहीं भी ऐसा हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और रेजोनेंस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोन पेयर जो क्लोरीन पे प्रेजेंट है, वो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस होगा ऐसे। तो अगर यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे Cl के साथ दो लोन पेयर बचेगा और ये बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ समय के लिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो अगर किसी केमिकल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए तो वो बॉन्ड रिलेटिवली पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो CCl बॉन्ड जो होगा ये हैलोजन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड या फिर कार्बन हैलोजन बॉन्ड, दे एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। और जब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसको क्लीव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हैलोवेरिन्स जो होते हैं वो दे आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव होने के पीछे रीज़न है इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का होना, CX बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना, या फिर कह सकते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर का आ जाना, और वो आता है ड्यू टू रेजोनेंस। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है कि अगर हम हैलो अल्केन को कंपेयर करें, जैसे अगर कोई हैलो अल्केन होता, CH3Cl होता, बेंजीन रिंग नहीं होता, तो उसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जो क्लोरीन अटैच्ड है वो कार्बन के साथ अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये बॉन्ड प्योर सिंगल है, लेकिन ये सिंगल नहीं रहा, इसमें कुछ डबल बॉन्ड जैसा भी नेचर आ गया तो स्ट्रॉन्ग हो गया। दैट्स वाई क्लीव करना मुश्किल है इसको। एक रीज़न और क्या है कि अगर कंपाउंड सैचुरेटेड होता या हैलो अल्केन्स होते हैं, जैसे कि ये है क्लोरोमीथेन, एक हैलो अल्केन का एग्जांपल है ये, तो इसमें कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें S कैरेक्टर जो होगा वो सिर्फ होगा 25%, क्योंकि 3p और 1s टोटल हो गया 4। अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करें तो 25, तो S कैरेक्टर इसमें 25%। लेकिन अगर हम लोग हैलोएरिन्स की बात करें तो हैलोएरिन्स में क्या होता है कि कोई भी हैलोजन एटम या क्लोरीन अटैच्ड होते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है S कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 2p और 1s टोटल 3। अगर 100 को हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 33.33%, यानी कि इसमें S कैरेक्टर जो होगा वो 33.33% होगा।
क्योंकि इसके कार्बन के पास ज़्यादा एस कैरेक्टर है, तो वो क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा। तो ज़्यादा एस कैरेक्टर होने की वजह से एटम जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है ज़्यादा, तो उससे बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टर बॉन्ड हो जाएगा। अगर शॉर्टर बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। तो CX बॉन्ड जो है उसके नहीं टूटने के पीछे रीजन, एक तो रेजोनेंस देख चुके थे कि ड्यू टू रेजोनेंस दे एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड देन इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक द CX bond or carbon halogen bond. One more reason is that carbon atom of haloarine or benzene is sp2 hybridized and they have 33.3% s character, and if they have greater s character then क्या होगा, then CCl bond or CX bond becomes shorter और अगर बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा एंड स्ट्रॉन्गर, अगर शॉर्टर हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर भी हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को डिफ़िकल्ट होगा ब्रेक करना। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन नहीं देता है न्यूक्लियोफिलिक टाइप का, इसके पीछे दो रीज़न अभी तक देख चुके। पहला ये कि रेजोनेंस की वजह से दे एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड नाउ इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड। ऑल्सो CX bond becomes shorter and stronger because the carbon atom to which Cl atom is attached or halogen atom is attached is having 33.3% s character or greater s character, and that's why CX bond becomes shorter and also at the same time they becomes stronger. फिर क्या होगा, थर्ड रीज़न, एक रीज़न और क्या है कि अगर हम कुछ समय के लिए ऐसा मान लें कि हैलोएरिन है, इसमें जो क्लोरीन है, शॉर्टर स्ट्रॉन्गर की बात अगर हम छोड़ भी दें, अगर मान लेते हैं क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, तो अगर ये निकलेगा तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये लीव करेगा तभी तो इसके बदले में कोई आएगा और अटैच्ड होगा। तो अगर ये निकल जाता तो क्या सिचुएशन डेवलप होता, अगर ये निकल जाता तो यहाँ पे क्लोरीन Cl माइनस बन के निकला, अब इस कार्बन पे आ जाता प्लस। अगर बेंजीन के ही किसी कॉर्नर पर प्लस आ जाए, किसी कार्बन पर प्लस आ जाए, तो इसको बोलते हैं फिनाइल कार्बोकेटायन, फिनाइल कार्बोकेटायन। एंड फिनाइल कार्बोकेटायंस आर हाईली अनस्टेबल, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि Cl ऐसे डायरेक्टली लीव नहीं करेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली लीव कर गया Cl तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगर प्लस आ गया यहाँ पे तो फिनाइल कार्बोकेटायन मीन्स वो बन जाएगा, और फिनाइल कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाता है। अगर ये लग रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है तो नहीं हो सकता है। जैसे कोई नॉर्मली सोच सकता है कि पॉजिटिव सिंगल और डबल बॉन्ड, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो रेजोनेंस होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव यहाँ है, फिर सिंगल बॉन्ड भी है, फिर डबल बॉन्ड भी है, लेकिन अगर कोई रेजोनेंस करने का कोशिश करे ऐसे सिचुएशन में, जब यहाँ पे प्लस हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो, तो ऐसा सिचुएशन जनरेट होगा। मीन्स ये डबल शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे डबल और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अगर हम बेंजीन से रिलेट करके इसको सोचते हैं तो फिर क्या होता, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले से था, इस टाइप का सिचुएशन बन जाता। दैट मीन्स कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड आ जाता, यानी कि ऐसा सिचुएशन। अब डबल बॉन्ड के बगल में, जस्ट बगल में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, और sp के लिए तो 180 एंगल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बन जाएगा एंगल, तब तो ये बॉन्ड ही टूट जाएगा। यानी कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता है, क्योंकि अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता। तो ये कभी नहीं सोचेंगे कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो फाइनली कि Cl यहाँ से लीव नहीं करेगा, क्योंकि वो लीव करेगा तो Cl माइनस डिपार्ट करेगा, प्लस आएगा कार्बन पे, और अगर प्लस आ गया कार्बन पे, इस कार्बन पे अगर प्लस आ गया तो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल है। एक रीज़न और है
कि अगर बेंजीन रिंग है, हेलोएरीन की बात कर रहे हैं, और उसमें क्लोरीन है, तो बेंजीन रिंग में तो 3-3 पाई बॉन्ड होते हैं। 3 पाई बॉन्ड अगर उसमें है, मीन्स कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है बेंजीन में। पाई बॉन्ड रिंग के ऊपर होते हैं, रिंग के नीचे। तो अगर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रह रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में है तो हम लोग बोलते हैं कि बेंजीन रिंग जो होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं हम लोग बेंजीन रिंग को, इलेक्ट्रॉन रिच। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाएगा इजीली, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा, अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड भी है तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, उस पर खुद नेगेटिव होता है। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो नेगेटिव चार्ज मीन्स ज़्यादा है। अब न्यूक्लियोफाइल जब इस क्लोरीन के पास अप्रोच करना चाहेगा तो बेंजीन के पास ही आना पड़ेगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में होने लगेगा रिपल्सन। तो इस रिपल्सन की वजह से भी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता है और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है। तो एक और रीज़न ये हुआ कि बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देने के पीछे 2 रीज़न, टोटल हम लोग रीज़न दिखे अभी 2 और 2 पहले, टोटल 4 रीजन्स। फर्स्ट रीज़न कि ये जो होता है वो CX जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, मीन्स दे एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड दे ऑल्सो बिकम्स स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ ग्रेटर एस कैरेक्टर। ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड रीज़न था कि फिनाइल अगर वो लीव कर जाता, बाय द वे अगर हम ऐसा सोच भी लें तो फिनाइल कार्बोकेटन बनेगा जो हाईली अनस्टेबल होगा, मीन्स वो लीव नहीं करेगा फिर तो। और लास्ट रीज़न ये था कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में वो हिंडर आउट करेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा एक्चुअली, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होने लगेगा रिपल्सन। तो इन 4 वजहों से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हेलोएरिन्स नॉर्मली नहीं देते हैं। तो अगर नॉर्मली नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन ही नहीं देते हैं, वो रिएक्शन दे सकते हैं। कैसे रिएक्शन दे सकते हैं बाकी सिचुएशन में? तो उनको कुछ ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर क्लोरोबेंजीन है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे Cl हट जाए और इसके Cl को रिप्लेस करना चाहते हैं हम OH से, तो OH NaOH से मिल सकता है, Na+OH-, और क्योंकि OH- है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। तो ये OH इस Cl को रिप्लेस नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर 623 केल्विन दे दिया जाए, प्रेशर 200 से 300 ATM अप्रॉक्स 300 ATM अगर इसको प्रोवाइड किया जाए, तब क्या हो सकता है कि ये जो OH इस Cl को रिप्लेस कर सकता है, और एक्चुअली करता है भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा OH और ये Cl यहाँ से NaCl बन के निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और क्या है, क्योंकि OH जो होता है वो फिनॉल है, एंड फिनॉल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अगर वो एसिडिक नेचर के होते हैं तो हम लोग इसको बनाने के लिए इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराए हैं, जिसमें NaOH बेस है, तो ये बेस जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट नो डाउट बनेगा। बट क्योंकि बेस अभी भी वहाँ पे होगा तो बेस क्या करेगा, इस फिनॉल से फिर से रिएक्शन कर लेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये बेस है और ये फिनॉल एसिडिक जो बना है वो एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, तो इसके H को वो विड्रॉ कर देगा। तो इसके H को विड्रॉ ना करे इसलिए हम यहाँ पे मिला देते हैं एसिड, कोई भी एसिड HCl या फिर H2SO4, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे H+। वो एसिड क्या करेगा कि अगर यहाँ से H रिमूव भी कर देगा ये बेस, तो उसको फिर से वापस वो रिटर्न कर देगा या वहाँ पे प्लेस कर देगा। या ये भी कह सकते हैं कि एक्सेस अगर NaOH है, ज़्यादा NaOH जो इसके H को निकाल रहा है, तो उसको एसिड जो है उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा जो ज़्यादा अमाउंट में होगा। लेकिन अगर Cl के साथ हम लोग यहाँ पे
कोई ग्रुप लगा दें, Cl के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा दें, तब NaOH के साथ रिएक्शन जो होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। मतलब उसमें कम टेम्परेचर, कम प्रेशर चाहिए होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इससे जस्ट पहले वाला एग्जांपल, इसमें क्या था कि NaOH H+ के साथ 623 केल्विन 623 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ा था और 300 atm प्रेशर। जब एक नाइट्रो ग्रुप लग गया तो नाइट्रो तो हटेगा नहीं, हटेगा तो Cl ही, लेकिन अब हटाना आसान हो गया। अब 623 नहीं चाहिए, अब चाहिए सिर्फ 443 केल्विन, लो टेम्परेचर चाहिए। अगर हम 2 नाइट्रो लगा देते हैं, एक के जगह पे 2 लगा दें, इस जगह पे एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो रिक्वायरमेंट घट के और कम हो जाता है, वो 368 केल्विन हो जाता है और प्रेशर भी नहीं देना पड़ता है ज़्यादा। अगर हम 3 नाइट्रो लगा दें तब तो बेस लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ वाटर के साथ सिंपली वार्म कर देते हैं, तब भी जाकर रिएक्शन हो जाता है। यानी कि नाइट्रो जो है इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो नाइट्रो ग्रुप पहले से अटैच्ड है यहाँ पे, ये नाइट्रो ग्रुप इस Cl को लीव करने में हेल्प कर रहे हैं। नाइट्रो ग्रुप Cl को लीव करने में हेल्प कर रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको रिप्लेस करने तो आ रहा है OH माइनस इसको रिप्लेस कर रहा है, तभी तो OH जुड़ रहा है Cl के जगह पे। तो ये भी कह सकते हैं कि NO2 ग्रुप जो होता है OH माइनस या फिर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को फैसिलिटेट करेगा, आसान बना देगा। वो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन के अप्रोच को आसान बना देते, न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को आसान बना देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रो ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट को अगर देखें कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा था, तो बेंजीन रिंग में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, इलेक्ट्रॉन रिच था वो, तो रिपल्सन होता था यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में और उसके हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। तो अगर नाइट्रो ग्रुप यहाँ